बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं किस पे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल पॉलीएटॉमिक एंड आयंस, द लेविस स्ट्रक्चर। हम लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल पॉलीएटॉमिक एंड आयंस, द लेविस स्ट्रक्चर, मतलब हम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एंड आयंस। ठीक है, आयंस तो आयंस ही होगा, लेकिन हम जो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं वो या तो सिंपल होगा या पॉलीएटॉमिक होगा। अब सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए हम काफ़ी डिस्कस कर चुके। हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें बता दिया। उसमें ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो होता है, लैबोर ने क्या कहा, और उससे हमने उसको जस्टिफाई कर दिया कि बाय ट्रांसफ़र और बाय शेयरिंग कैसे बॉन्ड बनता है, ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो होता है। अब हम वो तो सिंपल वाले मॉलिक्यूल थे, सिंपल वाले मॉलिक्यूल इन द सेंस कि जैसे हाइड्रोजन था H2, तो ये क्या हुआ H1 ये H2 बन गया। इसको हमने H ये सिंगल बॉन्ड लिख दिया। फिर हमारा डबल बॉन्ड वाला था, क्या था, O2 था। O2 था तो O2 को हमने कैसे लिखा था, O, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये O2 मॉलिक्यूल था हमारा, तो हमने सिंगल बॉन्ड बता दिया, डबल बॉन्ड बता दिया, और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स थे। क्लोरीन भी ऐसे ही क्या था, सिंपल मॉलिक्यूल्स था। अब अगर सपोज कर लो कि हमारे पास कोई बोल दे कि भैया HCN या HNO2, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताइए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। HCN है, HNO2 है। अब इसका हम कैसे पता करेंगे HCN का, क्योंकि अब तक तो हमने सिंपल का किया था। सिंपल वाला हमें पता भी है कि हम उसका ऑक्टेट पूरा कर चुके थे, हमें पता भी है, हमने कर भी दिया। तो अब ये इसको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। पॉलीएटॉमिक क्यों बोलेंगे, जब ही 2 से ज़्यादा टाइप की कोई चीज होती है तो उसको हम पोली बोलते हैं। अब इसमें देखो ये पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये HCN, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, 3 तरह के एटम्स इसमें हैं, 3 तरह के एलिमेंट्स से ये मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो 3 तरह के एटम्स हो गए। HNO2, इसमें भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जब भी तुम्हें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मिलेगा तो फिर तुम कैसे उसको उसका कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर खींचोगे। और थ्योरी बनती है तो कोई 2 चीज़ 4 चीज़ के लिए तो बनती नहीं है कि तुम 2-4 चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और वो तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं, उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखा जाता है कि वह कितनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इस तरह से हम अब इसके बारे में सोचेंगे कि इस तरह का अगर मॉलिक्यूल हमें मिलता है तो उसका हम कैसे डॉट स्ट्रक्चर
ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सिंपल वाला था, दिस वाज सिंपल, ये सिंपल वाला था। अब ये हमारा पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक। अब पॉली एटॉमिक का कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें इस थ्योरी को दोबारा से समझनी पड़ेगी। कैसे समझनी पड़ेगी, बात वही है, पर उसको दूसरे तरीके से हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। दो द लेविस structure for molecules have so many limitations, even then it is useful। देखो ये तो मैं आगे तक काम आएगा, इसलिए ये यूजफुल है। और चूंकि ये पहली थ्योरी थी और इसने काफ़ी मॉलिक्यूल्स के बारे में तो एक्सप्लेन कर ही दिया था, ढेर सारे कंपाउंड्स को तो ये एक्सप्लेन कर ही चुका था, सबको नहीं कर पाया था, लेकिन बहुतों को तो कर दिया। और पहली थ्योरी थी, इसीलिए ये एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, और ये यूजफुल भी है। ऐसा नहीं न्यूटन का लॉ पुराना हो गया तो वो अनयूजफुल हो गया, ऐसा तो नहीं है। उससे आगे और थ्योरी आती गई, पर न्यूटन लॉ इज स्टिल यूजफुल। ऐसे ही जब भी कोई थ्योरी आती है तो या तो एक्सेप्ट की जाती है या डिस्कार्ड कर दी जाती है। अगर ये यूजफुल नहीं होता तो डिस्कार्ड हो जाता। इसका मतलब ये यूजफुल था, यूजफुल है और यूजफुल रहेगा। तो अब इसको समझो कि जब हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा तो हम उसको कैसे, उसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसके लिए तुम्हें अगर इस स्टेप्स की जानकारी है तो तुम ड्रॉ कर लोगे, इजीली ड्रॉ कर लोगे। अगर ये जानकारी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें तकलीफ होगी, कठिनाई होगी, या तुम्हारे से सम सॉल्व नहीं होगा, तुम्हारे से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा पाएगा। तो अब क्या क्या है देखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और आयंस। ये हमारे आयंस तक काम आएंगे, इसीलिए हमने आयंस लिख दिया। अब ये वाला पॉइंट मैं आगे नहीं लिखूंगा, पर ये तुम समझ लो कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब तुम लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे किसी मॉलिक्यूल का तो तुम्हें पता होने चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ एन आयन इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड विथ the number of valence electron if it cation equivalent to the positive charge number of electrons are deducted from the total number of valence electron. This gives the total number of electrons which are to be distributed. ये कहाँ पर होगा देखो, ये इस वाले में हमारा नहीं होगा, ये किसके है, किस में है, तो जैसे देखो हमें नाइट्रेट आयन के लिए बोला जाएगा NO3, ये -1 है। कार्बोनेट, इसके भी हमें आगे, हम अभी इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर खींचेंगे तो उसके लिए है ये कि अगर सपोज कर लो कि इसमें हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने हो तो हम कैसे पता करेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 1s2, 2s2, 2p3, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। नाइट्रोजन के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 है, तो 1s2, 2s2, 2p4 दैट इज इक्वल टू 6। पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, नॉट ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रेट आयन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in nitrate ion, so that will be
1 into 5 plus 6 into 3, that is equal to 5 plus 18, that is equal to 23. अब इसमें ये क्या कह रहा है कि add in case of an ion equivalent to the negative charge number of electrons is added. यहाँ -1 है, इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है। तो फिर तुम्हारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 24। यही पे यदि सपोज कर लो ये कोई पॉजिटिव आयन होता, क्या होता, पॉजिटिव आयन होता, तो फिर हम इसमें से लेस करते, वो भी आएगा। अभी तो हम नेगेटिव आयन को लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव आयन भी आएगा। जैसे कई पॉजिटिव आयंस आएंगे अभी, जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो ये पॉजिटिव आयंस में जुड़ जाएगा, लेस हो जाएगा, नेगेटिव आयंस में ये ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया ना, ये वाला पॉइंट तुम्हारा। दूसरा पॉइंट, कि हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे, वो हमने तुम्हें बता दिया, पर ये आयंस में होगा। कहाँ पर होगा, आयंस में होगा। आयंस जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको हम फिर जानेंगे। अब तीसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम इज सेलेक्टेड। अब जैसे HCN है, HNO2 है, अब इसमें से 3 एटम है, तो किसी एक को तो मुखिया बनाना पड़ेगा, दैट इज सेंट्रल एटम। जैसे तुम्हारे घर का कोई मुखिया होता है, तुम्हारी गली मोहल्ले का प्रधान होता है, फिर MLA MP या उससे बड़े लोग होते हैं जो चुने जाते हैं, उनको हम क्या, उसकी बात को सब मानता है। तो ये सेंट्रल एटम हमें इसमें से चूज करना पड़ेगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें जो मॉलिक्यूल मिला है, अगर वो पॉलीएटॉमिक है, तो उसमें से सेंट्रल एटम को चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात नहीं थी, क्योंकि सिमिलर एटम्स थे। डिसिमिलर भी अगर 2 वाले थे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सीधे सीधे हम डॉट स्ट्रक्चर पे आ जाते थे। यहाँ पे क्या है कि 3 एटम्स हैं, तीन तरह के एटम्स हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी हैं। तो पहले हमें सेंट्रल एटम चूज करना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम चूज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसमें लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो इसमें लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है। इसमें लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। लेकिन हाइड्रोजन को हम टर्मिनल पे रखते हैं, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं करते सेंट्रल एटम में। तो हमने वो बातें लिख दी कि सेंट्रल एटम इज सेलेक्टेड हैविंग लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन which gets terminal points। ये क्या हुआ, ये टर्मिनल पॉइंट है। अभी इसको देखना कि ये टर्मिनल पॉइंट बनाएगा। अब कैसे बनाएगा तो वो दिखाऊंगा तुम्हें। ये टर्मिनल पॉइंट पे है, इसीलिए इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब हमारे पास बचा कौन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन में हम देखेंगे कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा उसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। इस वाले में H तो पहले ही बाहर हो गया रेस से। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब कि HCN में कार्बन इज सेंट्रल एटम,
और HNO2 में नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम। पहले पॉइंट को समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे पॉइंट को समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा पॉइंट हमने तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें हाइड्रोजन फ्लोरीन को बाद कर देना है। अगर तीन एटम्स हैं वहाँ पे, तो अगर वहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन है तो उसको पहले साइड करो, फिर जो दो बचते हैं उसमें से तुम उसको सेंट्रल एटम मानो जिसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हमने तुम्हें बता दिया कि HCl में कार्बन है और HNO2 में नाइट्रोजन है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा, वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट बिटवीन द टू एटम्स टू रिप्रेजेंट ए सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बनाएगा बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ भी बनाएगा। ऐसा नहीं कि इसको साइड करने के लिए कहा तो इसको छोड़ दो, नो, हर किसी के बीच एक सिंगल बॉन्ड तो जरूर बनेगा। अब हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ नहीं बनेगा क्योंकि वो सेंट्रल एटम के दूसरे हिस्से में है। तो यहाँ पे कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ो और नाइट्रोजन के साथ जोड़ो, इसके बीच कम से कम सिंगल बॉन्ड जरूर होने चाहिए। तो ये सिंगल बॉन्ड अगर हो जाएंगे तो पहले तुम उस काम को करो कि वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट बिटवीन द टू एटम्स टू रिप्रेजेंट ए सिंगल बॉन्ड between them. The remaining pairs of electrons are used for multiple bonding between them or are left as lone pair, keeping in mind that octet of each atom except H2 is completed. अब ये देखो, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट होगा, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करते, पर हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम होगा, जिस भी एलिमेंट का एटम होगा उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद फिर तुम सेंट्रल एटम को ढूंढो। सेंट्रल एटम जब मिल गया तो तुम सिंगल बॉन्ड पहले बना दो सेंट्रल एटम के साथ। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उनको मल्टीपल बॉन्ड के लिए रखो। मल्टीपल बॉन्ड मतलब मोर देन सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए रखो। अगर मल्टीपल बॉन्ड वो नहीं बना पाएंगे तो दे विल रिमेन एज लोन पेयर, वो लोन पेयर के रूप में वहाँ पे बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब देखो हम HCl की बात करते हैं तो हम एटम्स और फिर क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटम है हाइड्रोजन का, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। फिर है कार्बन, इसके पास 4 है। फिर है कौन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ये तुम काउंट कर लो। ये काउंट करने के बाद ये हम अभी इस पे आएंगे कि कितने बॉन्ड बनेंगे और कितने लोन पेयर बचेंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे और कितने लोन पेयर बनेंगे, पर वो आएंगे आयंस वाले में। अभी यहाँ तो बस इतना जान लो कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने हैं हमारे पास। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो देखो C है, C के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 4 आ गया। अब इधर नाइट्रोजन है, 2 2 2 2, 1 ये आ गया। तो ये सिंगल बॉन्ड तो बन जाएगा।
अब देखो ये क्या हुआ, 2 2 4 2 2 4 1 5, कार्बन का 1 2 3 1 4 और ये हाइड्रोजन का 1। इसका मतलब कि एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि ये ऐसे होगा। पर इसमें देखो उसने फर्दर बोला ना कि ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट। ये ऑक्टेट रूल है, तो इसका ऑक्टेट हर हाल में क्या होगा, कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होगा इसका ऑक्टेट तो तुम कंप्लीट करोगे ना, चाहे हाइड्रोजन है तो उसका डुप्लेट, कार्बन का ऑक्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट, इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा सोचो, हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया इलेक्ट्रॉन को, जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। यही था हमारा कौन सा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट नहीं, तीसरा पॉइंट कि सेंट्रल एटम इज सेलेक्टेड having least electronegativity except hydrogen and fluorine, and skeletal structure is drawn with a gas to indicate which atom is linked to which other atom। and इसका ये अंदर स्टूड है या पीछे से तुम पढ़ते आ रहे हो कि ऑक्टेट उसका कंप्लीट होना चाहिए। अब ऑक्टेट अगर कंप्लीट होगा तो ये तो हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर इसका खींच दिया, पर ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। बॉन्ड तो बन गया, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, हमने इसको ऐसे कर दिया, सी 3 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए कार्बन के, 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, हाइड्रोजन का 1 इधर रख दिया, नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए। अब देखो, अब ये ऐसे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, ऐसे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और ऐसे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्या हुआ, ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। हमने इतना तो पता कर लिया कि कार्बन इज सेंट्रल एटम, लेकिन ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो हमने पहले एक एक बॉन्ड बना दी, एक एक बॉन्ड हमने यहाँ बना दी, पर इसमें ना तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा, ना नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा। और जो लैंगमूर का कंफर्मेशन है या लेविस का डॉट स्ट्रक्चर है, वो कहता है कि बाय शेयरिंग ईच एटम टेंड्स टू एक्वायर द ऑक्टेट टू गेन द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैसेज नियर टू दैट एटम, नियर टू दैट एलिमेंट। तो अब इसमें क्या हुआ कि कार्बन का तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 ही पूरा हो रहा, नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 ही पूरा हो रहा, हाइड्रोजन का केवल डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। पर इस स्ट्रक्चर में, इस डॉट स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, कार्बन का 2 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का 2 6 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। तो ये हुआ किसका, HCl का स्ट्रक्चर। पॉलीएटॉमिक के लिए हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, देख लो। ऊपर वाले में इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी, इसमें मशक्कत करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी, इसलिए कि हमें नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट चाहिए, कार्बन का भी ऑक्टेट चाहिए, और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट चाहिए।
इसीलिए हमें क्या क्या करना पड़ा, तो सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने फाइंड कर दिया। एनायन में हम जोड़ देंगे, वो आगे हम करेंगे। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे, हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट बिटवीन द 2 एटम्स, हमने 2 एटम के बीच सिंगल पेयर रख दिया, वो भी रख दिया हमने। पर अब हम देखेंगे कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ढूंढेंगे, वो हमने पता कर लिया। तो इसका मतलब कि लेविस का डॉट स्ट्रक्चर ये है, ये तुम समझ लो। ये तुम्हारा हो गया किसका, HCN का। अब हमने HNO2 लिख रखी है, तो वो भी दिखाता हूँ तुम्हें। अब HNO2 है हमारे पास। अब इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन तो अलग हो गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन हो गया। हमने नाइट्रोजन को लिख दिया। इसके बीच अब इसके कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं, पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 हैं। तो ये 6 × 2 है, 6 × 2 है हमारे पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। 5 ये 17 और 1 ये 18। तो इसका मतलब कि इसमें जो बॉन्ड बनेंगे, अब देखो कैसे बनेंगे। तो नाइट्रोजन तो हमारा फिक्स हो गया कि नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है। अब अगला कंडीशन कहता है कि आप एक एक बॉन्ड तो पहले दोनों का बना दीजिए। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन का यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए वो बोलता है, क्या कहता है कि 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट बिटवीन द 2 एटम्स। तो अब इसमें 2 एटम्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच ये है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच ये है। अब इसमें देखो, अगर हम काउंट करें तो 1, 1, 2, 1, 3 और 2, 5 नाइट्रोजन के तो ऐसे बनेंगे। तो इसमें क्या हुआ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का ये 2 बचा, ये 2 बचा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया। इसका भी 2 बचा, 2 बचा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया। अब इसका देखो 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7 ही हो रहा है। इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर जस्टिफाइड नहीं है। पर यदि तुम इसको ऐसे सेट करो कि नाइट्रोजन ऐसे ही रहेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है
और एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। अब एक ऑक्सीजन बचा, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ समाप्त हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ समाप्त हो गया। अब ये देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका डुप्लेट। इसको तुम पहले ये समझ लो कि ये तुम्हारा सेंट्रल एटम है, ये लोन पेयर तुमने यहाँ रखा। नाइट्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। ऑक्सीजन है इधर, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, और इधर फिर एक ऑक्सीजन हमने ले लिया। ऑक्सीजन का 1 यहाँ पे आ गया, 1 इधर आ गया, और ये हाइड्रोजन आ गया। अब ये देखो, पहले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ऑक्सीजन का 2 2 4 5 6, नाइट्रोजन का 1 2 3 2 5, ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6। लेकिन अब इसको देखो, अब इस ऑक्सीजन का ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस नाइट्रोजन का यूं ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का यूं ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है कैसा हो गया, तो N ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा। इसके 2 लोन पेयर इधर हैं, एक इधर एक इधर। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब देख लो, तुम जिसको इतना इजी समझ रहे थे वो इजी भी तो नहीं है, तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसकी सेटिंग ढूंढनी पड़ेगी कि उसको कैसे। तो पहले इसीलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानो, फिर सेंट्रल एटम जानो, फिर एक एक बॉन्ड सभी एटम के बीच दो, फिर सेंट्रल एटम ढूंढो, और सेंट्रल एटम के बाद तुम उसको सेट करो। इस तरह हमने तुम्हें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का लेविस स्ट्रक्चर बता दिया। तुम इसको रिवाइज करो, समझो, पीछे का भी क्लास देखो, और फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम आगे अब आयंस का लेविस स्ट्रक्चर बताएंगे, और उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ लेविस डॉट फार्मूला बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि लेक्चर को पढ़ना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना। अगर अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक डाल दो। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक्स।